हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। हम लोग जो है भारत का संवैधानिक विकास का क्रम पढ़ रहे हैं। कैसे जो है भारत का संविधान को जो है एक क्रम में जो है लिखा गया और कैसे जो है हमारा आज का जो वर्तमान का संविधान है उसका कैसे जो है एक स्वरूप प्राप्त हुआ। वो एक क्रम जो है चलते हुए चला आया था। कैसे जो है ब्रिटिश शासनकाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो कार्यों को और जो रेगुलेटिंग एक्ट और जो पीट्स एक्ट जो हमारे बनाए गए थे और जो चार्टर एक्ट जो थे उनके द्वारा जो है कैसे धीरे धीरे जो है अधिनियम से बनते हुए जो है हमारा जो है एक संवैधानिक विकास का क्रम जो है बनकर तैयार हुआ था। उसी में एक कड़ी में हम देखेंगे तो एक 1793 का चार्टर एक्ट है। 1784 के बाद जो है चार्टर एक्ट आया था 1793 का चार्टर एक्ट। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन जो है कड़ियों को समझने के लिए थोड़ा सा जरूरी था कि आप इसको समझें। इसमें जो है बहुत ज़्यादा कुछ कार्य नहीं हुआ था इस एक्ट में, लेकिन इसमें देखेंगे आप कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें अलग अलग कर दिया गया था। व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया था, राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके लिए जो है एक अलग से एक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसमें जो एक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दिया गया था, जो कि उसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, समझने में जो है आसानी मिलेगी आपको। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए जो है एक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई और सभी शक्तियां जो है अध्यक्ष को दे दी गई। जो सभी शक्तियां हैं वो अध्यक्ष में नियुक्त कर दी गई। और यहाँ पर देखेंगे एक और जो है बदलाव किया गया। कंपनी का जो शासन था 20 वर्षों के लिए जो है बढ़ाया गया। पहली बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए भारत में आई थी और अनुमति पत्र लेकर जो आई थी, उसके अनुमति पत्र में जो है केवल 15 वर्षों के लिए जो है उसे अनुमति मिली थी कि भारत में व्यापार करने के लिए। लेकिन जो है पहली बार जो है 1793 का जो चार्टर एक्ट आया, उस चार्टर एक्ट में जो है उसके व्यापार करने का जो कार्यकाल था उसको बढ़ा दिया गया। और कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए जो है उसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। और ऐसा पहली बार हुआ। यहाँ पर हम लोग देखेंगे भारत में नियुक्त कंपनी, भारत में नियुक्त कंपनी के कर्मचारियों को वेतन। पहले जो है भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यहाँ व्यापार करती थी और जो है जो मुनाफा कमाती थी या जो कह लीजिए कि मुनाफा उतना नहीं मिलता था, तो ब्रिटेन से ही जो है उनको अपने कर्मचारियों को जो वेतन दिया करती थी। लेकिन जब व्यापारिक कार्य अलग हो गए, राजनीतिक कार्य अलग हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है मुनाफा दिन पे दिन बढ़ने लगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नियुक्त कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाने लगा। अब भारत से मिलने वाला जो लाभ था इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अब जो लाभ था वो भारत से ही, जो भारत के रेवेन्यू था, जो भारत से जो लाभ मिल रहा था, भारत के लाभ से ही जो है उनको जो है वेतन दिया जाने लगा। भारतीय राजस्व से ही उनको जो है वेतन देना शुरू कर दिया गया। और पहली बार कब हुआ ये? 1793 के चार्टर एक्ट में। अब पहले जो उनके अधिकारियों कर्मचारियों को ब्रिटेन से तनख्वाह मिलती थी, लेकिन भारत का मुनाफा इतना बढ़ गया ईस्ट इंडिया कंपनी का कि अब यहीं के राजस्व से जो है यहाँ के कर्मचारियों को जो है वेतन दिया जाने लगा। तो या और नियंत्रक मंडल के जो सदस्य थे इनको भी जो है जो इनकी जो तनख्वाह है, वेतन है, वो भारतीय राजस्व से ही इनको दिया जाने लगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां थी जैसे जैसे विस्तार करने लगी, इनका मुनाफा बढ़ने लगा और उन्हीं मुनाफों से जो है जो ब्रिटेन का भी जो है वेतन दिया करती थी अपने देश से, अब वो वेतन बंद करके जो है भारतीय मुनाफे से ही जो है वेतन दिया जाने लगा। और कंपनी के जो कार्यों को जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, नियंत्रक मंडल था, उनमें जो है एक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई और सभी शक्तियां जो है अध्यक्ष में नियुक्त कर दी गई। तो ये आपका जो है 1793 का जो है चार्टर एक्ट है, बहुत छोटा सा चार्टर एक्ट आया था और लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बताना जरूरी था। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में।
पिछले वीडियो में हमने देखा था स्टूडेंट 1773 का चार्टर एक्ट और 1784 का चार्टर एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दोनों को हम जो है विस्तार से पढ़ चुके हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि पिछले वीडियो में जब हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बार बार जो है अपने जो नियमों को जो है दिन प्रतिदिन जो है सुधार कर रही थी और जो भी आवश्यकता पड़ रही थी उनके हिसाब से जो अपने नियमों में जो है संशोधन कर रहे थे। तो ये कह लीजिए कि 1784 और 1793 के जो एक्ट थे उनमें जो कमियां रह गई थी उन कमियों को सुधार करके जो है 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया। और एग्जाम की दृष्टि से 1813 का चार्टर एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है और हमने जो है डायग्राम के माध्यम से आपको बताया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और 1813 के चार्टर एक्ट में इसके अलावा और कोई भी मुख्य बिंदु नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है 1813 का चार्टर एक्ट वो इस डायग्राम में आपको जो है बता दिया गया है। और उम्मीद है कि आपको जो है डायग्राम के माध्यम से जो है जो एक्ट में जो नियम है वो आपको जो है आसानी से याद हो सकेंगे। और स्टूडेंट जो है हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं हम 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 1793 और 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट थे उनके नियमों को जो है संशोधन करने की जरूरत पड़ी और उनकी कमियों को दूर करके जो है 1813 का जो है चार्टर एक्ट लाया गया। और 1813 के चार्टर एक्ट में हम देखेंगे कि पहला बिंदु दिया हुआ है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्योंकि पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि कंपनी जो है पहले राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को देखती थी, उसके बाद नियम आया राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया। कंपनी केवल व्यापारिक कार्यों को देखती थी, उसके बाद फिर जो है संशोधन होकर आया कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब ब्रिटेन से जो है भारत आई थी तो उसने जो है महारानी जो है से ये प्रतिज्ञा ली थी या ये अधिकार पत्र लिया था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में जो है व्यापार करेगी, इसके अलावा जो है कोई और कंपनी हमारे कंपटीशन करने के लिए जो है भारत में नहीं आएगी। तो 1813 तक कह लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार बना रहा। इसके अलावा कोई भी ब्रिटिश कंपनी जो है भारत में व्यापार करने के लिए नहीं आई। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है मुनाफा बढ़ने लगा तो वहां के अन्य व्यापारिक कंपनियां जो थी आपस में जो है होड़ मचने लगी भारत के साथ व्यापार करने के लिए या भारत आने के लिए। कह लीजिए कि भारत आकर जो है मुनाफा कमाने के लिए जो ब्रिटेन की और सारी कंपनियां थी वो आतुर हो गई और परेशान हो गई। तो इसी को देखते हुए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और जितने भी और व्यापारिक कंपनियां थीं अन्य व्यापारिक कंपनियों को भी व्यापार का मौका मिला। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह की एकाधिकार बना हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करेगी, उस अधिकार को खत्म करके और ब्रिटेन की कंपनियों को जो है भारत आने के लिए क्या है मौका मिला या द्वार खोल दिया गया ताकि ब्रिटेन की और कंपनियां भारत आकर मुनाफा कमा सके ज्यादा से ज्यादा। अगला तीसरा पॉइंट है ब्रिटिश द्वारा भारत में स्वयं के धर्म का प्रयास। ब्रिटिशर चाहते थे ब्रिटेन के लोग जो है कि उनके धर्म का प्रचार प्रसार जो है भारत में भी किया जाए, अपने धर्म को जो है बढ़ावा देना चाहते थे या प्रचार प्रसार करना चाहते थे। अगला बिंदु है शिक्षा पर 1 लाख खर्च भारतीयों के लिए। अब यहां पर हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि भारतीयों का के भारत से ही जो व्यापार करके ये मुनाफा कमाते थे, भारत के मुनाफे से ही अपने अधिकारियों कर्मचारियों को ये वेतन देते थे और जो ज्यादा मुनाफा होता था वो अपने देश ब्रिटेन भेज देते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि इनके दिमाग में क्यों आया
कि भारत के लोगों को, यानी कि भारत के यहाँ के जो गरीब, जो थोड़ा बहुत मध्यम वर्ग, जो पढ़ने वाले लोग थे, उनके शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च भारतीयों के लिए किया जाएगा वार्षिक। यानी कि सालाना जो है 1 लाख रुपए जो है भारतीयों की शिक्षा के लिए जो है खर्च किया जाएगा। कंपनी इतना मेहरबान क्यों हो गई कि भारतीयों पर जो है अपना पैसा खर्च करने लगे? तो कह लीजिए कि थोड़ा समय बदलने के बाद जो है भारत में जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, भारत में जो पढ़े लिखे कुछ समझदार लोग जो थे, वो कंपनी का विरोध करने लगे कि हमारे ही देश से व्यापार करती है कंपनी, हमारे ही देश से अपने लोगों को वेतन देती है और हमारे ही देश का मुनाफा कमाकर अपने देश भेजती है और हमारे देश के लोगों के लिए कुछ नहीं करती है। इसलिए हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी लोग कंपनी का जो है विरोध करने लगे। इसी को देखते हुए कंपनी ने ये निर्णय लिया कि ठीक है, हम भारत के लोगों पर जो है 1 लाख रुपए का जो है वार्षिक सालाना जो है उनकी शिक्षा पे खर्च करेंगे। तो ये जो है 1813 के जो है चार्टर एक्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत के लोगों पे जो है 1 लाख रुपए जो है सालाना जो है खर्च करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार हुई थी और बाद में फिर इसका विरोध होने लगता है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। और चाय और चीन को छोड़कर, यहां पर आप देख रहे हैं कि चाय और चीन को छोड़कर, इसका क्या तात्पर्य है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के और जितने भी व्यापारिक कार्य थे उन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन भारत में जो उगने वाला चाय का जो व्यापार था उसको छोड़ दिया गया। कंपनी को जो है चाय पे और कह लीजिए कि चीन के साथ जो कंपनी का व्यापार चल रहा था, इन दोनों पे जो है एकाधिकार कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा कि आप चाय के साथ और चीन के साथ जो व्यापार है वो कर सकते हैं और बाकी जो है व्यापारिक कार्यों पे जो है धीरे धीरे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पे प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, ईसाई मशीनरियों का भारत में आने की अनुमति। यहां पर जैसा कि है देख पा रहे हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट में जो है जो ईसाई मशीनरियों का तात्पर्य है कि ब्रिटेन में जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले लोग थे, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है प्रभुत्व स्थापित होने लगा तो धीरे धीरे वो लोग भारत की तरफ जो है, जो धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग थे, वो भारत की तरफ इच्छुक होने लगे कि भारत में आकर जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। तो कह लीजिए कि ईसाई मशीनरियों का भारत में पहली बार आने की जो है अनुमति मिली। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो है वो भारत आए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। कंपनी अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं रास्तों पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। कह रहा है कि 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के जो कार्यकाल थे उसको फिर से जो है 20 वर्षों के लिए जो है बढ़ा दिया गया। वहां पर देखेंगे अगला कुछ नोट है इंपॉर्टेंट आपके लिए कि 1813 के चार्टर एक्ट आने का जो प्रमुख कारण था लॉर्ड वेलेजली की आक्रामक नीतियां। ईसाई मशीनरियों के भारत में धार्मिक संरक्षण की मांग थी। कहने का तात्पर्य है कि लॉर्ड वेलेजली की जो आक्रामक नीतियां थी और ईसाई मशीनरियों को जिस तरह जो है भारत में जो इनके अपने धर्म थे, उसी तरह ईसाई मशीनरियों के जो प्रचार प्रसार करने वाले लोग थे उनको भी यहाँ जो है संरक्षण मिल सके, ये लॉर्ड वेलेजली की आक्रामक नीतियों में ये शामिल था। तो कह रहा है कि 1813 के जो चार्टर एक्ट है उसके जो ये महत्वपूर्ण बिंदु है उनमें जो है शिक्षा पर जो है 1 लाख का खर्च भारतीयों के लिए, कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार बना रहा, बाकी अन्य व्यापारों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके अन्य ब्रिटिश कंपनियों को जो है भारत आने का मौका दिया गया। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो 1813 के चार्टर एक्ट में आते हैं।